अच्छा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी न्यूक्लियोटाइड? प्रिंसिपल एक्सेप्टर एंड डोनर ऑफ फास्फोरिल ग्रुप इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बना है, तो ये जो फास्फेट ग्रुप आया ये कहाँ से आया है? ये न्यूक्लियोटाइड से आया। कौन से न्यूक्लियोटाइड से? एटीपी से। एटीपी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा एनर्जी करेंसी इन द मेटाबॉलिक ट्रांजिशन, यानी कि एटीपी क्या है? एक एनर्जी करेंसी है। जीटीपी क्या है? एक एनर्जी करेंसी है। तो हमें जो एनर्जी मिलती है ये एटीपी के हाइड्रोलिसिस से मिलती है या जीटीपी की हाइड्रोलिसिस से मिलती है। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एंजाइम को फैक्टर इन विटामिन, फॉर एग्जांपल एनएडी और एफएडी, ये क्या है? विटामिन से जनरेटेड जो को फैक्टर है। तो ये क्या है? एनएडी और एफएडी, ये न्यूक्लियोटाइड के डेरिवेटिव स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा दे आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए, आरएनए। ठीक है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो डीऑक्सी फॉर्म में होता है और आरएनए की फॉर्म में, आरएनए में राइबो यानी के फॉर्म में होता है, राइबोस राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इस फॉर्म में ये होते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स की इम्पोर्टेंस है। दे आर द पार्ट ऑफ एवरी सेल। इनके बगैर जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो सकती। इनके बगैर जो है वो डीएनए सिंथेसाइज नहीं हो सकता। इनके बगैर जो है वो आरएनए सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग आर यूज्ड इन कीमोथेरेपी। जब हम कीमोथेरेपी यूज कर रहे होते हैं तो हम सिंथेटिक का यूज करते हैं। लाइक ये सिट्रारेबिन है, ये हम कैंसर में यूज करते हैं। इसके अलावा ये भी हमारे पास गोट की डिजीज करने के लिए इनहिबिटर होता है, एलोप्रियोनोल, ये भी हम यूज करते हैं। गोट डिजीज में क्या होता है? यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो ये जो है वो जैंथीन ऑक्सीडेज जो कि लास्ट एंजाइम है, जो जैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, उसको ये ब्लॉक कर देता है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये भी इसका भी स्ट्रक्चर जो है बेसिस से रिलेटेड है। व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेशक वो डीएनए है या आरएनए है। स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। एक नाइट्रोजनस बेस होती है। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन यानी कि जिसमें डबल रिंग होता है स्ट्रक्चर, वो हो सकता है, या पेरिमिडीन जिसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, वो हो सकता है। एक 5 कार्बन की शुगर होती है और एक फास्फेट ग्रुप लगा होता है। अब इसमें इसके स्ट्रक्चर को अगर समझें तो ये आपके पास राइबो शुगर है, ये आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर डीएनए होता तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होनी थी, सिर्फ हाइड्रोजन होना था। तो इसमें फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमेशा नाइट्रोजनस प्यूरिन या पेरिमिडीन बेस लगी होती है और फिफ्थ कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा होता है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमेशा नाइट्रोजनस बेस और फिफ्थ कार्बन के ऊपर हमेशा फास्फेट ग्रुप होता है। अगर आप इस फास्फेट ग्रुप को निकाल दें तो ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाएगा। तो chapter at a glance, the reader will able to answer the question on the following type: प्यूरिन एंड पेरिमिडीन बेसिस में क्या फ़र्क है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है। इन थोड़ी सी हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट होती है ताकि आपको समझ तो आए ना किस किन किन का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। ये 1868 के अंदर फेडरिक मैस्चर ने क्या किया था? आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम पास सेल्स। ये जो आपके जख्म होता है और वहाँ पे जो हो बन जाता है क्या, पस बन जाती है, तो उसके अंदर से उसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। एल्बर्ट कौशल डिफरेंशिएटेड आरएनए एंड डीएनए 1882। In 1906, Kaushal described the 4 bases in a nucleic acid, जो एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन, थायमीन।
In 1869, Marshall discovered nuclein DNA in the cells from pus, and later he separated into protein and acid molecule. It came to know a nucleic acid after 1874. In 1926, Lehman proposed tetranucleotide theory, which states that nucleic acid consists of only four nitrides, and it gives four different nucleotide on a head also. In 1950, Arvind Chargaff shows uh, that the four nucleotide are not present in nucleic acid in the stable proportion. ठीक है, लगता है कोई आ रहे हैं उधर से। तो ये जो आपके पास अरविंद चारगाफ है, अ, ये इसने क्या किया था, फोर न्यूक्लियोटाइड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड इन स्टेबल प्रोपोर्शन, लाइक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमाइडिन मोनोफॉस्फेट एंड जो साइटाइडिन मोनोफॉस्फेट, ये चार न्यूक्लियोटाइड इक्वल प्रोपोर्शन में इसने कहा था पाए जाते हैं। ए के साथ टी लगती है और जी के साथ सी लगती है, और ये 1:1 रेशो के अंदर होते हैं, और ये रेशो इनकी कांस्टेंट रहती है। इन 1957 एसआर अलेक्जेंडर आर टोड ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गेव स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये इस बंदे ने आपको मुसीबत में डाला है, इसने स्ट्रक्चर डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड का। Function, nucleotide are the precursor of nucleic acid, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid। ये हम आपको पहले बता चुका हूँ। The nucleic acid are concerned with the storage and transfer of genetic information in the form of DNA, RNA, protein. Polynucleotide are joined together by 3 to 5 phosphodiester bound to form polynucleotide। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड ने दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अगर कनेक्ट होना है तो एक का 3 प्राइम एंड यूज होना है, दूसरे का 5 प्राइम एंड यूज होना है। Polymerization of ribonucleotide will produce an RNA, while polymerization of deoxyribonucleotide lead to DNA। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये हम मैं पहले बता चुका हूँ। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये भी बता चुका हूँ। बेसिस प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड ये हम डिस्कस करेंगे। तो प्यूरिन बेसिस कौन कौन सी हैं? एडिनिन, गुआनिन, ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। लार्जर हेट्रोसाइक्लर बेसिस, इसमें 2 रिंग्स होती हैं, और इसमें अगर देखें तो 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं और 5 कार्बन। रिंग के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिंग में 9 एटम्स होते हैं, 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज नंबरिंग ऑफ एटम्स हम करते हैं रिंग के अंदर। दूसरी में हम जो आपकी पेरिमिडीन है उसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग करते हैं। इसमें जो हम काउंटिंग करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। इसमें जो काउंटिंग होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास प्यूरिन रिंग है। ये दोनों स्ट्रक्चर के अंदर ये प्यूरिन रिंग्स कॉमन होंगी, ठीक है। इसकी काउंटिंग हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले की काउंटर क्लॉकवाइज में, दूसरी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। तो इसमें अगर नाइट्रोजन देखें 1 2 3 और 4 नाइट्रोजन है। कार्बन देखें तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। तो मैंने कहा 9 एटम्स होते हैं। तो ये सारी प्यूरिन बेसिस के अंदर कांस्टेंट होते हैं। तो अगर आप एडिनिन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप देखें 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, तो इसलिए इसको एडिनिन कहते हैं। एडिनिन इज ए 6 मोनोप्यूरिन, क्योंकि 6 कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा होता है। और गवानीन के ऊपर क्या होता है कि 6 पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा होता है, और आपका जो कार्बन नंबर 2 है उस पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको हम 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन कहते हैं, ठीक है। 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन।
तो माइनर प्यूरिन बेसिस कौन सी हैं? द बेसिस में बी फाउंड इन स्मॉल अमाउंट इन न्यूक्लिक एसिड एंड हैंस कॉल्ड माइनर बेसिस। दीज आर हाइपोजेंथीन, जिसको हम 6-ऑक्सोप्यूरिन कहते हैं, इसमें 6 कार्बन के ऊपर कीटो ग्रुप लगा होता है, तो इसको हम 6-ऑक्सो प्यूरिन कहते हैं। या जेंथीन, जो कि सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट होता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस की मेटाबॉलिज्म का। तो इसमें क्या होता है, 2 ऑक्सो ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक 6 पोजीशन पे लगा होता है और दूसरा सेकंड पोजीशन पे लगा होता है, तो इसको 2,4,6 डाई ऑक्सो प्यूरिन कहते हैं। तो ये दो जो हेट्रोसाइक्लिक लार्जर बेसेस होती हैं, ये भी थोड़ी सी होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। माइनर प्यूरिन बेसिस यूरिक एसिड इज फाउंड एज ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन बेसिस। मैंने आपको बताया इट कैन एग्जिस्ट इन द इनोल एज वेल एज कीटो फॉर्म, ठीक है। ये कीटो फॉर्म में भी होता है और इनोल फॉर्म में भी यूज होता है। कीटो फॉर्म इज बाय फार द predominant type under physiological condition। पैरिमिडीन बेसिस, आपने बेसिक 5 जो बेसिस हैं वो याद रखनी है। एक एडिनिन, दूसरा गुआनिन और 2-3 ये बकाया माइनर बेसिस का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। उसका स्ट्रक्चर बेशक आप याद ना रखें तो है। तो ये आपके पास ये थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सिंगल रिंग बेसिस हैं। ये आरएनए के अंदर साइटोसिन और यूरासिल होती है और डीएनए के अंदर साइटोसिन और थायमीन होती है। तो ये डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस में भी आपको आ जाएगा। स्मॉलर हेट्रोसाइक्लर बेसिस कंटेन 6 एटम, 2 इसमें नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होते हैं, और इसमें क्लॉकवाइज करते हैं। उसमें एंटी क्लॉकवाइज पहली रिंग करते हैं और इसमें क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं। ये आप देखें क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड 6, और उधर हमने क्या किया था, और उधर हम इस डायरेक्शन में गए थे। तो इसमें ये आप देखें साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर आर शोन इन फिगर, ठीक है। ये आपके पास साइटोसिन है, तो इसके अगर आप देखें 4th कार्बन के ऊपर माइनो ग्रुप है और 2 के ऊपर ऑक्सो ग्रुप है, तो इसको हम 2 ऑक्सो 4 अमाइनो पैनिमिडीन भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर है? सर जी, हाँ जी। सर जो पीछे पीछे आपने काउंटिंग करवाई है उसमें एक रिंग की आपने काउंटर क्लॉकवाइज और एक ही क्लॉकवाइज काउंटिंग की है, क्यों? जो पिछले स्ट्रक्चर हमने किया है। हाँ, ये जो प्यूरिन बेसिस हैं, इसमें हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज ही कहेंगे। क्यों काउंटर क्लॉकवाइज कहेंगे इसको? क्योंकि इसमें पहली रिंग की जो है काउंटर क्लॉकवाइज काउंटिंग है, दूसरी को हम छेड़ते ही नहीं है। तो जो काउंटिंग पहली स्टार्ट होती है उसको ही हम मेनली लेते हैं, ठीक है। तो उसको आपने ऐसे ही कहना है कि काउंटर क्लॉकवाइज, अगर आपको एमसीक्यू में आ जाता है या कहीं और आ जाता है। अच्छा, जो थाइमीन है, थाइमीन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसमें 4th और 2nd कार्बन के ऊपर ऑक्सो ग्रुप है और 5th कार्बन के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये थाइमीन का स्ट्रक्चर है। अब अगर ये मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाए तो ये किस में चेंज हो जाता है? यूरासिल, यानी कि यूरासिल से थाइमीन जनरेट हो सकती है अगर इस कार्बन की मिथाइलेशन हो जाए। तो इन दोनों को के स्ट्रक्चर को हम इस तरह डिफरेंशिएट, इसको कहते हैं 2,4 डाईऑक्सो 5 मिथाइल पैरिमिडीन कह सकते हैं, या सिंपल इसको यूरासिल और थाइमीन आप कह सकते हैं। ये आपसे देख सकते हैं 2,4 डाईऑक्सी पैरिमिडीन, इस यूरासिल को कहते हैं, और इसको हम 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं क्योंकि इसका बकाया स्ट्रक्चर यूरासिल का है। और साइटोसिन को हम कहते हैं 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पैरिमिडीन, ठीक है। 2,4 डाईऑक्सी पैरिमिडीन, 5 मिथाइल यूरासिल थाइमीन को हम कहेंगे। मॉडिफाइड पैरिमिडीन बेसिस कौन सी हैं? फ्यू अदर मॉडिफाइड पैरिमिडीन बेसिस लाइक डाईहाइड्रो यूरासिल एंड 5 मिथाइल साइटोसिन आर फाउंड रेयरली इन द सम टाइप्स ऑफ आरएनए।
तो ये आपके पास मॉडिफाइड पैरिमिडीन बेसेस हैं जिसको 5 मिथाइल साइटोसिन कहते हैं और इसको डाईहाइड्रो यूरासिल कहते हैं। डाईहाइड्रो यूरासिल कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं इस 5 और 6 कार्बन के दरमियान। तो इसमें CH2 ग्रुप होगा, इसलिए इसको हम डाईहाइड्रो यूरासिल कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, मोस्टली आप थायामीन को थायामीन कह देते हैं, थायमीन को थायामीन कह देते हैं। तो थायमीन एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए के मौजूद होती है, और थायोमीन क्या है, B1 विटामिन है जो बी कम्प्लेक्स का पार्ट है। ठीक है, B1 विटामिन है जो बी कम्प्लेक्स है। तो थायमीन और थायामीन के अंदर आपको डिफरेंस आना चाहिए, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने न्यूक्लियोस साइड का बताया कि अगर इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर कोई भी बेस लग जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड के अंदर चेंज हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि all the bases are attached to the corresponding pentose sugar by beta and glycosidic bond between the first carbon of the pentose sugar and ninth carbon of purine and first nitrogen of pyrimidine। यानी कि ये चीज आपने याद रखनी है कि जो राइबो शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए लगना है प्यूरिन ने या पेरिमिडीन ने। अगर प्यूरिन अटैच होनी है तो उसका 9th नाइट्रोजन वाला जो है एटम यूज होगा। ये आपके पास प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये 9th है, ये हमेशा यूज होगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ये 9th है, ये 9th है, ये हमेशा जो है बॉन्डिंग में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ बनाएगा। लेकिन जो आपका ये है पेरिमिडीन बेसिस, इसमें ये फर्स्ट नाइट्रोजन जो है ये राइबोज शुगर के साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अगर प्यूरिन है उसका 9th एटम यूज होगा और अगर पेरिमिडीन है तो उसका फर्स्ट नाइट्रोजन एटम यूज होगा, ये आपने याद रखना है तो जब भी आपने ये रिंग पढ़ना है। अब ये न्यूक्लियोसाइड का एक स्ट्रक्चर है एडिनोसिन। एडिनोसिन में ये आप देख सकते हैं कि ये 9th एटम यूज हुआ है और ये फर्स्ट कार्बन के साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है। तो एडिनोसिन ये एडिनिन के अगर लग जाएगी राइबोज शुगर के साथ या डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ तो इसको हम एडिनोसिन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन। अच्छा, ये याद रखना है कि जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं प्यूरिन बेसिस के, उनके एंड के ऊपर सीन आता है, SINE, सीन। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं पेरिमिडीन के, उनके आगे एंड के ऊपर डीन आता है, DINE, डीन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। मसलन जो थाइमीन है उसका हम थाइमाइडीन कहते हैं, साइटोसिन है उसको साइटाइडीन कहते हैं, इसके अलावा यूरासिल को हम यूरिडीन कहते हैं। ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं। इसी तरह ये एडिनोसिन एडिनिन जब लग जाएगी राइबोज या डीऑक्सी राइबोज के साथ तो इसको हम एडिनोसिन कहेंगे, और अगर ये डीऑक्सी राइबोज के साथ लगा हुआ है तो इसको हम डीऑक्सी थाइमीन कहेंगे। ये न्यूक्लियोसाइड हैं, इसको आप देखिए, एडिनिन वाले को हम एडिनोसिन, गुआनोसिन, यूरिडीन। ये आपके देखें ना, ये यूरासिल, साइटोसिन, एपोजेंथिन अगर राइबोज के साथ लग गई है या जैंथिन लग गई है तो इसको जैंथोसिन, एनोसिन, साइटाइडीन, यूरिडीन। ये तो सारे क्या हैं, पेरिमिडीन वाले न्यूक्लियोसाइड हैं। ये दो हैं जो प्यूरिन वाले न्यूक्लियो, इसके एंड के ऊपर सीन आता है और इन सब के एंड के ऊपर ये जैंथोसिन भी जो है ये भी डबल रिंग वाली होती है जैंथीन, तो इसको जैंथोसिन कहेंगे। तो बकाया इसी तरह ये भी डबल रिंग वाली होती है तो इसको हम इनोसिन कहेंगे। ये साइटाइडीन है, यूरिडीन है। ठीक है, एडिनोसिन, गुआनोसिन। यानी कि अगर डबल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेसेस अटैच हैं तो उनके एंड के ऊपर सीन आएगा, और अगर सिंगल रिंग वाली हैं तो उनके एंड के ऊपर डीन आएगा। ठीक है, और अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटाइडीन, डीऑक्सी
थाइमाइडिन। न्यूक्लियोसाइड ये हो गया आपका, ये मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? अगर पांचवें कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? थ्रू फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल एडिनोसिन के साथ जब फास्फेट ग्रुप लग जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज होता है। एडिनोसिन मोनोफास्फेट, गुआनोसिन मोनोफास्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड है। फिफ्थ कार्बन के ऊपर राइबोज या डीऑक्सी राइबोज के क्या लग गया है? फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट ग्रुप जो ही लगेगा तो वो न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ वो लगे हुए हैं, तो डीऑक्सी डिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी साइटाडीन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी थाइमाइडिन मोनोफास्फेट। तो ये न्यूक्लियोटाइड है आपके पास। ये आप मोर ए बेस कैन कंबाइन विद आइदर राइबोज और डीऑक्सी राइबोज विच in turns can be phosphorylated at 3 or 5 position। 5 पोजीशन पे फास्फोरिलेटेड होती है, 3 पोजीशन में फास्फोरिलेटेड तब होगी जब इसने दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होना है। एक न्यूक्लियोटाइड का 5 कार्बन का फास्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाता है, तो दो न्यूक्लियोटाइड वाला स्ट्रक्चर बनता है आपके पास। तो इस तरह जो है ना लॉन्गेशन होती है। ये आपके पास मजीद स्ट्रक्चर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो न्यूक्लियोटाइड मैनी कोएंजाइम आर ड्राइव्ड ऑफ एडिनोसिन मोनोफास्फेट। जितने भी एफएडी, एनएडी, एनएडीपी कोएंजाइम ए है, ये सारे जो हैं एडिनोसिन मोनोफास्फेट से डेरिवेट होते हैं। तो ये एडिनोसिन मोनोफास्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेरिवेशन ऑफ एनएडी जो कि नियासिन से बनता है, एनएडीपी ये भी नियासिन से बनता है, एफएडी राइबोफ्लेवन और कोएंजाइम ये पेंटोथेनिक एसिड से बनता है। इसकी हेल्प कौन करता है? एडिनोसिन मोनोफास्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स absorb light at wavelength up to 60 nanometer. This aspect used to quantify the RNA and DNA. As nucleic acid absorb ultraviolet light, chemical modification are produced leading to mutation and carcinogenesis। अगर आप लंबे अरसे तक अल्ट्रावायलेट लाइट देते हैं डीएनए और आरएनए के तो उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, तो म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो सकता है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट, अगर 3 फास्फेट ग्रुप लग जाएं, मसलन एटीपी है उसके साथ 3 फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, जीटीपी है उसके साथ 3 फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट, यानी कि न्यूक्लियोटाइड हैं जिनके ऊपर 3 फास्फेट ग्रुप हैं। Corresponding nucleoside di and triphosphate are formed by esterification of further phosphate group to existing one। तो जो फिफ्थ कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर अगर एक और लग गया तो डाइफास्फेट, और अगर एक और लग गया तो फिर ट्राइफास्फेट। ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाइफास्फेट, यानी कि इसमें 2 फास्फेट ग्रुप लगे हुए हैं और इसमें एक फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं डिनोसिन ट्राइफास्फेट, ये आपके पास राइबो शुगर है और फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये एडेनिन बेस लगी हुई है, और ये देखें ये 3 फास्फेट ग्रुप हैं 1, 2 और 3। तो ये एटीपी है, ये यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी है। एक फास्फेट ग्रुप उतरता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड डाइफास्फेट कंटेन 1 हाई एनर्जी बॉन्ड एंड ट्राइफास्फेट हैव 2 हाई एनर्जी बॉन्ड, 1 2। ये 2 हाई एनर्जी बॉन्ड जब टूटते हैं तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस बाय ट्रैपिंग द रिलीज एनर्जी इन द हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड। मैंने बताया था कि 3 रिएक्शन हैं जिनमें सबस्ट्रेट से एनर्जी मिलती है। एक जब 1,3 बेस फास्फोग्लाइसरेट 3 फास्फोग्लाइसरेट में चेंज होता है, दूसरा जब फास्फोइनोल पायरुवेट पायरुवेट में चेंज होता है, तीसरा जब आपका सक्सिनाइल कोई सक्सिनेट में चेंज होता है, और बकाया एनर्जी ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन से बनती है एटीपी की फॉर्म में। तो वही कह रहा है कि ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट एटीपी बनते हैं
ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन और दूसरा सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन। A phosphodiester linkage may be formed between 3 or 5 position of ribose group. Such compound are called cyclic nucleotide. मसलन मैंने आपको बताया था कि जब एडिनाइल साइक्लेज एटीपी पे के ऊपर वर्क करता है तो 3 और 5 के दरमियान राइबोस का जो है उसमें बांड बन जाता है और साइक्लिक एएमपी बनता है। तो साइक्लिक एएमपी मैंने कहा था कि सेकंड मैसेंजर के तौर पर वर्क करता है। ये आप देखें, ये 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनके दरमियान बांड बन जाता है एडिनाइलेट साइक्लेज की मौजूदगी में। तो ये जो एएमपी है ये साइक्लिक एएमपी में चेंज हो जाता है और ये तब होता है जब एटीपी के ऊपर एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम वर्क करता है, यहाँ साइक्लिक जेएमपी बनता है, यहाँ साइक्लिक एएमपी बनता है। तो ये जो आगे प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से फास्फोरिलेशन होती है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, जबकि राइबोन्यूक्लियोटाइड आर फाउंड इन द आरएनए। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। इन pseudo uridylic acid found in transfer RNA, uridine is attached to the ribose phosphate in a CC bond instead of CN bond। यानी कि इसमें ये एक एक्सेप्शन है, जो यूरिडीन अटैच होती है ट्रांसफर आरएनए के अंदर, वो सीसी बॉन्ड के जरिए अटैच होती है सीएन बॉन्ड के जरिए। ये आप देखें मोस्टली ये सीएन बॉन्ड होता है यानी कि एन ग्लाइकोसिडेट लिंकेज होती है, लेकिन ट्रांसफर आरएनए में स्यूडो यूरिडिक एसिड होता है। ये क्या करता है, फर्स्ट कार्बन इसके 5th कार्बन के साथ बॉन्डिंग में आता है तो सीसी वो ग्लाइकोसिडेट लिंकेज बनती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हाई एनर्जी कंपाउंड आर लिस्टेड, ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं। ये देखें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो एटीपी और जीटीपी के पास है, फिर जो एनर्जी है वो सबस्टेट के पास होती है। और सबस्टेट मैंने आपको बताया था कि ये हाई एनर्जी सबस्टेट ये हैं 1,3-बेस फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनोल पायरुवेट है, ये मैंने बताया था। एटीपी से भी ज़्यादा इसमें एनर्जी प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है। तो ये आप देख सकते हैं। हाई एनर्जी कंपाउंड आर लिस्टेड इन द टेबल, ये भी हाई एनर्जी हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब इनकी डाइजेशन होती है। ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन डीएनए और आरएनए आखिरी स्लाइड के अंदर, ये आपको आने चाहिए। आरएनए इज ए सिंगल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट इन सम वायरसेस, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट इन फ्यू वायरसेस। RNA has a ribose sugar, DNA has deoxyribose sugar, bases present are adenine, guanine, cytosine और uracil। इधर में ये क्या यूरासिल की बजाय इसमें थाइमीन आ जाएगी। एडिनिन पेयर विद यूरासिल, एडिनिन पेयर विद थाइमीन, क्यों? क्योंकि इसमें यूरासिल होती है और इसमें यूरासिल की जगह थाइमीन होती है। प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पेरिमिडीन, इसमें प्यूरिन इज इक्वल टू पेरिमिडीन। चारगाफ रूल्स अभी हमने पढ़े हैं। Regions having complementary nucleotide pairs and form airplane loop-like structure and helical। इसमें क्या होता है, complementary nucleotide are present throughout the length of nucleotide, जिसकी वजह से ये चारगाफ रूल्स जो है इसके ऊपर अप्लाई होता है। RNA is a genetic material in some viruses, DNA is the genetic material in all living organisms। Length of RNA is short, consisting of only few thousand nucleotides, जबकि length of DNA is quite large, consisting of millions of nucleotides। 3 types of RNA are present in an organism, mRNA, RNA, ये major types हैं। minor types इसकी और ज़्यादा हैं, हाइड्रोसाइकल और 6-7 हैं minor types। The messenger RNA occur in the nucleolus, RNA, ribosomal RNA and transfer RNA occur in the cytoplasm। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर होता है और राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। डीएनए occur in the nucleus, nucleolus and extra chromosomal DNA in the mitochondria and chloroplast। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो इसमें अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड चैप्टर क्लियर हो गया।
हाँ जी, questions are invited.